नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। भरोसे की सरकार पर आदिवासी समाज को भरोसा क्यों नहीं? अब खबर विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर सरना धर्म के अनुयायियों आर पार के मूड में हैं। आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप निर्माण कार्य चल रहा है। आदिवासी संगठनों ने इस निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मशाल जुलूस निकालने का फैसला लिया है। कल राजधानी रांची बंद करने का ऐलान किया। इसे लेकर शहर को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनसे पहले आदिवासी संगठनों ने अनोखे तरीके से विरोध किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 29 आदिवासी विधायकों और रांची के विधायक सीपी सिंह और रांची लोकसभा सांसद सह केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया था। फ्लाईओवर को लेकर सदन के अंदर और बाहर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक भी हुई। सरकार ने सदन में आश्वासन दिया कि सरहुल अच्छे तरीके से मनेगा, किसी भी प्रकार का समस्या हर संभव दूर करने का प्रयास सरकार करेगी। विपक्ष ने कहा, आंदोलनकारियों सरकार पर आदिवासी समाज के साथ विश्वासघात कर रही है। सरकार की तरफ से मंत्री ने सफाई दी है। इसके साथ ही जेएमएम के विधायकों ने भी सरना धर्म के लोगों को आश्वस्त किया है कि सरकार आदिवासी समाज के साथ है। सवाल ये है कि आदिवासी समाज सरकार से नाराज क्यों है? सरकार के आश्वासन पर आदिवासियों को क्यों नहीं भरोसा हो रहा? लंबे समय से राज्य में सरना धर्म की मांग को तूल तो नहीं दिया जा रहा है। ये भी विपक्ष राजनीति साधने में जुटी हुई है। विरोध है, कल उसको लेकर रास्ता आखिर निकलेगा कैसे? आपका समाज अबुआ सरकार लेकिन सड़क पर अबुआ ब्रिज भी है, ब्रिज भी अबुआई है, सरना भी अबुआई है। देखिए, इस गतिरोध को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है कि गतिरोध कैसे समाप्त किया जाए। वार्ताएं चल रही है, सामाजिक संगठन भी वार्ता कर रहा है और सरकार भी वार्ता कर रही है। एक एक बिंदु पे की रास्ता कर रही है। अपने लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया कि सरहुल भी बनेगा और लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लिए हैं, रास्ता निकल। सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि धार्मिक भावना आहत न हो, उसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। देखिए, दोनों पक्ष कह रहा है, विपक्ष भी कह दोनों पक्ष इस पे क्या राजनीति करेगा? वो इस पे राजनीति नहीं कर सकता है। और हम बहुत गंभीर हैं। थोड़ा परेशानी इस बात की हुई कि अगर ये मामला पूर्व में जब डिजाइन के टाइम में अगर हमारे संज्ञान में आता तो अभी तक में पूरे पता चल गया जाता। निश्चित रूप से जनधन योजना के प्रति हम लोगों का ध्यान है। सरकार झारखंड के प्रति, झारखंडियों के प्रति, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के प्रति काफी संवेदनशील है। राजा का पूरा ध्यान प्रजा के प्रति है। निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग ताकत लगा के उसको का विरोध हो रहा है। बोले सरकार नहीं करे, नहीं हो रहा है। अरे विरोध तो कौन विरोध करवा रहा है? बोलिए, जो विरोधी है वही विरोध करवा रहा है। कौन करवा रहा है? विरोध भारतीय जनता पार्टी विरोध करवा रहा है। विरोध हमेशा रहेगा। अच्छा, राजा भी जब था उस समय भी प्रजा में दो विरोध करने वाला था, लेकिन बेहतर ढंग से सरकार चला रहा है। अगर आप 24-25 साल का आकलन करिएगा तो निश्चित रूप से 17 साल में झारखंड को भारतीय जनता पार्टी जो नहीं दिया है उसका 10 गुना काम हम लोग करने का। चक्का जाम होगा, वो लोग कहें कि चक्का जाम होगा रांची में। हम तो आज ये बोल रहे हैं कि बार बार मैया सम्मान योजना का भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रहा है? वो आज भी आपको बोले, उनका दिल का बात बोले जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है कि मैया सम्मान योजना अगर बंद हो जाएगा तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खुश होगा, इसलिए कि उनको राजनीति करने में दिक्कत हो रहा है। सारे विरोधी आज लगा हुआ है कि कैसे हमारे सरकार को बदनाम करे, और ये हमेशा चलते रहता है। ये सरना स्थल का आप बताइए, 20 साल में झारखंड में मंदिर बना, मस्जिद बना, गुरुद्वारा बना, बेतलूम बना है, लेकिन जो समाज के लोग लंबी लड़ाई के बाद देश को आजाद किया है, झारखंड के लिए कुर्बानी देकर झारखंड अलग राज्य किया है, उस समाज का जाहिर स्थान का घेराबंदी, धुमकुड़िया भवन, माझीवाड़ा कभी नहीं हुआ था। ये मेरा सरकार पहली बार है जो ध्यान दिया है और आदिवासी का धर्म स्थल को सुसज्जित सुव्यवस्थित करने का काम किया है। व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।
चूंकि धार्मिक स्थल है, किसी भी समुदाय का भी हो, तो वहाँ पे उनके मतलब भावना के साथ ठेस नहीं पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए सरकार को। और अगर कुछ ऐसा है तो डायग्राम 19-20 किया जा सकता है, रैम्प बनाया सकता है, उसको किनारे से किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। अपने इंजीनियर लोग के पास काफ़ी विकल्प होते हैं, और लोगों की जो इच्छा है, जो भावना है, वो भी कार्य लोगों के लिए होता है। तो लोगों से एक बार विचार विमर्श करना चाहिए, उनके साथ स्थल विजिट करना चाहिए, और निश्चित रूप से उसका वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए सरकार को। नल जल योजना जो है अभी भी सूचित बना हुआ है। नल जल योजना आपको मैं बता दूं कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की पैसा था, और पूरा बंदरबाट किया गया, पूरे नियम कानून को ताक पे रख करके पिछले मंत्रिमंडल में इसका जो टेंडर हुआ, और टेंडर के बाद जो उसका एमबी बुक हो रहा है, चाहे पैसे मिल रहे हैं बिना कार्य के एमबी बुक हुए। सरकार के सचिव का कल जवाब भी आया था, तो मैंने विधानसभा में भी परसों शाम को उठाया था, सदन के मंत्री, अभी जो माननीय मंत्री है उनको मैंने जवाब भी दिया था, और स्पष्ट उसमें जांच कमेटी में आया हुआ है कि बिना एमबी बुक किए पूरा भुगतान किया गया, पूरा कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद भी एमबी बुक किया गया। सारे इसमें वित्तीय अनियमितता है, ये पूरा सदन में आया। और दुर्भाग्य है कि राज्य जो हमारा है पेयजल की स्थिति में, वो पूरे भारतवर्ष में नीचे से प्रथम स्थान में आता है। तो सारे विषय जो हमारे नीचे से प्रथम स्थान में आने का जो क्रमबद्ध है वो लगातार चलते आ रहा है, और नल जल में भी हमारा स्थान नीचे से पहला नंबर में है। तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो हमेशा लगता है कि ये पार्लियामेंट है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करता है, प्रधानमंत्री जी को कोसने का काम करता है, जबकि सरकार पिछले 5 सालों से इनकी है। अब 5 साल का समय कम नहीं होता है। 5 सालों में इन्होंने क्या किया, 5 सालों में इन्होंने क्या नहीं किया, ये जवाब इनको देना चाहिए। अब 5 साल ये अपना भूल जाते हैं और ये चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी के पास, कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया, प्रधानमंत्री जी ने वैसा किया। तो ये अपनी गलती का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फोड़ना चाहती है। तेजस्वी यादव किस तरह से नीतीश कुमार जी पे हमला कर रहे हैं, कंप्यूटर इलिटरेट बना रहे हैं। लालू यादव भी उन पे हमला कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं उनका नेतृत्व कब तक रहेगा बिहार में। नीतीश जी मुख्यमंत्री नेता है, और तेजस्वी यादव की समझदारी कितनी है उनके सवाल से ही साबित होता है। कंप्यूटर लिटरेसी में तो हम लोग भी कोई बहुत उम्दा नहीं है, सामान्य अपना काम करने वाले जानते हैं। इसलिए कौन लिटरेट है तेजस्वी यादव के बारे में बहुत लोग कहते हैं। बच्चे हैं, नौजवान हैं, अब विरोध करना है और साबित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री काबिल नहीं। तो 2005 से अब तक तो बिहार को इन्होंने आगे ही बढ़ाया है, और 2005 में जो बिहार की स्थिति थी आज उससे 1000 गुना बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अपना समय लोग भूल जाते हैं। अब क्या प्लानिंग है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की अगले चुनाव के बारे में, उसको ध्यान में रखकर ही ये सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। सर, पेयजल विभाग का बजट है सर, क्या स्थिति है सर, खासतौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पेयजल को लेकर? मैं तो पेयजल के बारे में, पेयजल के हमारे जो मंत्री जी हैं इनसे भी मिला था, नगर विकास मंत्री से भी मिला था परसों। भाई हम लोग के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था विभाग ही योजनाओं का संचालन कर रहा है। हमारे यहाँ मानगो पेयजल परियोजना है, 1.25 करोड़ लगाकर बनी है, चल नहीं रही, क्योंकि जितना ध्यान देना चाहिए पेयजल स्वच्छता विभाग को नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसको आप नगर विकास विभाग को दे दीजिए, नगर निगम चलाए शहरी क्षेत्रों की योजनाएं। अब नगर निगम ही चला रहा है, तो हम योजनाएं बना लेते हैं, और चलाने के लिए जो आवश्यक थोड़ा सा खर्चा चाहिए वो उसको नहीं करते हैं, और खर्च भी करते हैं तो समय पर नहीं करते हैं। पंप सेट चाहिए एक्स्ट्रा नहीं रहता है। एक पंप सेट जल गया तो पानी की सप्लाई में बाधा हो जाती है। इसलिए पूरी तरह से पेयजल पहुंचाने का विभाग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम घर तक पेयजल पहुंचाएं। वो प्राथमिकता नहीं रहती, प्राथमिकता रहती है बड़ा खर्च कर देने का, योजनाएं बना देने का, निर्माण कर देने का, यंत्र खरीद देने का। ये सब बेकार हो जाते हैं अगर हमारे भीतर संवेदना नहीं है कि कहाँ पानी अटक रहा है, घरों तक नहीं जा रहा है। तो उस मामले में तो मैंने खुद अनुभव किया है कि एक अच्छी योजना बर्बाद हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी लक्ष्य यही रखना चाहिए कि घरों तक पानी जाए, न कि हम
बड़ा संयंत्र खड़ा कर दें, उसको उपलब्धि के रूप में प्रचारित करें। देखिए, अभी गर्मी का मौसम आ गया है और जल का स्तर नीचे चला गया है। आम आवाम में नितांत आवश्यक है पानी का। अब पानी नहीं तो जीवन नहीं। इस पर संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को, और जहाँ जहाँ वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने 2024 में प्रधानमंत्री जल नल योजना चलाया है ताकि हर घर में हर व्यक्ति को शुद्ध जल मिले, लेकिन वो भी अधर में लटक गया है। मैं सरकार से भी प्रतिदिन ये बात चलती रही। हाउस जब से स्टार्ट है तब से पेयजल की समस्या खड़ी है। प्रतिदिन हम लोग उठाते हैं, हर सदस्य लोग उठाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सवाल बराबर उठाते रहे हैं। अब सरकार कितना संज्ञान में लेती है और इसको तत्परता से कितना काम कराती है, ये सरकार पर निर्भर है। जल ही जीवन है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य है, ये गीत गाते हैं, बड़ा खराब लगता है। झारखंड अलग राज्य का सवाल ही यही था, झारखंडियों के विकास। झारखंडियों का विकास नहीं होकर के 25 साल में विनाश हो रहा है। हम लोग भी 5 साल विधायक थे, इसके पहले रघुवर जी की सरकार में तुरंत एक्शन होता था, अब तुरंत काम होता था। अभी तो कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई एक्शन नहीं, कोई सुनता नहीं, सुनने वाला कोई नहीं और करने वाला भी कोई नहीं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, मांग करता हूँ कि जल मिशन को तंदुरुस्ती से लागू किया जाए, जितना जल्दी वो लागू करे, ताकि आने वाला समय जल संकट में और गहरा जाएगा। लोगों को पानी के बिना त्राहिमाम करना होगा। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो जल मिशन को प्राथमिकता के आधार पर काम करवाया जाए। धन्यवाद। जिस तरह से मामला सब समझ ही रहे हैं, फिर अभी रांची का, चलिए आदिवासी तो हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आदिवासी का जो इस तरह से उनका आस्था उनसे मैंने कि शरणास्त्र से जुड़ा हुआ है, इसको बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अपना संज्ञान में दिया है और आदिवासी समाज भी लगे हुए हैं। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं। हम लोग निश्चित रूप से कोई बीच का रास्ता निकलेगा और जो भी समस्या है इस समस्या का हल बहुत जल्दी। आप लोग का 100 यात्रा भी निकाला गया, कि आप लोग समर्थन नहीं कर सकते। चलिए, आप भी यात्रा करके आप विधानसभा आए हैं, यात्रा चलते रहेगी, समझे ना। हम लोग एक हैं, समाज के लोग एक रहेंगे। कोई भड़काने का काम कर रहा है क्या? कोई नहीं, इस तरह कुछ तो इस तरह से है जो सामाजिक तत्व हर जगह रहते ही हैं, है ना, उन पे हम लोग नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से आदिवासी समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा, और जो भी इस तरह का समस्या आएगी सबको मिलजुल के उस समस्या का निदान करेंगे हम लोग। पर देखने को मिल रहा है, देखिए, पेयजल के लिए हमारी सरकार निश्चित और गंभीर है और अच्छा काम कर रही है। अभी हमारी सरकार ने प्रत्येक पंचायत में 10-10 चापाकल देने का काम किया है, जिससे आम जनताओं को पानी के लिए किल्लत नहीं हो, लोगों को पानी मिले। और अभी हमारी सरकार ने कि जो भी हमारी कैनल से, डैम से, कि उनके माध्यम से हम पेयजल को सुविधा के लिए मैंने इंटरवेल से, मैंने टंकी के माध्यम से हम गांव तक लेके जा रहे हैं, और गांव में ले जा करके घर घर जल, घर घर नल, उसका माध्यम से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। आपकी सरकार पेयजल को लेके दुरुस्त रहेगी? अच्छा, निश्चित तौर पर। मंत्री जी प्रदीप यादव ने कहा था कि एक भी चापाकल सही नहीं है। चापाकल ऐसी चीज़ है, निश्चित रूप से इसको बीच बीच में खराब होने का भी संभावना है। कहीं कम डिप होता है, कहीं ज़्यादा होता है। जब खराब हो जाता है तो विभाग का उस पर काम करती है, उसको रिपेयर करती है, बनाती है। बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा। देखिए, पेशा कानून जो है वो झारखंड केवल नहीं मगर पूरे देश भर के
जितने भी आदिवासी हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच के तरह है ये। और पूर्ववर्ती सरकार जो रही बीजेपी की सरकार, हमेशा इन नियमों को, इन कानूनों को उलझा के रखा इस राज्य में। और यही कारण है कि आज जो बाहर के लोग हैं, जो खुद स्वयं आदिवासी हैं, उन चीज़ों को भी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग लगातार अभियान के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो वर्तमान में JPRA को लागू किया गया है और जो पी-पेसा का नियमावली है उसी को JPRA के तहत परोसा जा रहा है, वो संवैधानिक रूप से गलत है। और जो पी-पेसा है, जो अनुसूचित इलाकों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए पी-पेसा है, उस कानून को जैसा है, यथावत जो कानून है उसी तरह से उसको लागू किया जाए और उसके जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अंतर्गत नियमावली को बनाई जाए। और क्योंकि मैं खुद स्वयं सरकार की अंग हूँ, तो लगातार मैं ये जानकारी को, ये जो फैक्ट है उसको सरकार तक पहुँचाने का भी काम कर रही हूँ। तमाम आदिवासी समुदाय, हमारे भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि बहुत लोग जो इसमें भटकाने की काम कर रहे हैं, इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से भाजपा के लोग, क्योंकि इन्होंने ही इस कानून को उलझा के रखा है और वो आगे भी नहीं चाहते हैं कि ये कानून आदिवासियों के लिए सुलझे। इसीलिए वैसे लोग भी आज तमाम चीज़ों को फिर से उलझाने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों से भी हम लोगों को बचने की आवश्यकता है, इस राज्य के लोगों को। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो आके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम समिति के लोगों की वार्तालाप हुई और उन्होंने जैसा चाहा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मगर अब हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन भी घुस गए हैं, तो ये गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना ये किसका पेशा है, किसका नियत है, इस चीज को तो जनता जानती है, मीडिया भी जानती है। तो मुझे लगता है इसमें अतिरिक्त मुझे बोलने की आवश्यकता। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कास्ट सेंसस की बात की जनगणना की जरूरत है देश में। बिल्कुल जरूरत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी भी चाहिए। तेलंगाना में हमारी सरकार है, हम लोगों ने इसको किया। आपने देखा कि हाल फिलहाल में इसको बिल के रूप में भी लाया गया। हमारी राज्य सरकार से भी हमारे गठबंधन में लगातार इस बात में वार्तालाप हुई है और हम लोग चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिशा में भी काम की जाएगी। झारखंड में भी जातिगत जनगणना को लेकर के चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई देखिए, जातिगत जनगणना माननीय राहुल गांधी जी का मांग हमेशा से रहा है वो, और एक ही कारण है और वो इस बात को लगातार बोलते भी हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उतना उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी कारण से हम लोगों की भी सरकार ने निर्णय लिया है। मगर चीज़ें अभी हाल फिलहाल ही में तो सरकार का गठन हुआ है। अब 3 महीने में विपक्ष जैसा आप लोग भी चाहेंगे कि सब चीज़ हो जाए, तो संभव तो नहीं है। बट वी आर परस्यूइंग उस वक्त, उस निश्चित रूप से, क्योंकि उस वक्त चंपाई सोरेन जी हमारे सरकार के हिस्सा थे, हमारे गठबंधन के हिस्सा थे। अब वो हमारे साथ नहीं है, तो अब इस मुद्दे में अब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे। मगर हमारा जो गठबंधन का सरकार का जो पहले स्टैंड था वो आज भी वही स्टैंड है। आपको 5वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना चाहिए और 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल जनसंख्या ही आदिवासी की प्रतिनिधित्व का कारण नहीं है। आदिवासियों की प्रतिनिधित्व का कारण किन चीज़ों को बनाया गया है वो आप जब संविधान को पढ़ेंगे और 5वीं अनुसूची को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी।